Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So welcome to the PIB Insight series, which we have launched from past 2 weeks, and I hope आपको यहाँ पे इसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज अगर आप देखोगे अभी तक हम मोर देन 15 वीडियोस कर चुके हैं. उन 15 वीडियोस के अंदर हमने ऐसी चीज़ें डिस्कस करी है जो रेपिटेटिव नहीं है. सो उन 15 वीडियोस के अंदर जिनकी 15 पीडीएफ्स हैं उसके अंदर आपको अराउंड 60 के करीब क्वेश्चंस मिलेंगे. मोर देन 60 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको उसके अंदर ईच आर्टिकल विच वर इम्पॉर्टेंट ऑन दैट डे ऑफ द पीआईबी उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगी. ठीक है, तो वंस यू हैव सीन द वीडियो, it's your duty to download the PDF, either take the printout or make your own notes out of that PDF, or just what you can do is just you can compile different PDFs, but I will suggest कि आप PDF से खुद के notes बनाओ, because PDF जो यहाँ से डाउनलोडेबल हो रही है वो 10-15 पेज की होती है, और ऐसे अगर महीने के लगा लो कि 30 वीडियोस आ गए तो वही 450 पेज की एक मंथ की PDF बन जाए. उसको रिवाइज करना बहुत टफ रह जाएगा आपके लिए. अगर आप कर सकते हो, आपके लिए वो एक्सेसिबल है, इजी है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो कि पीडीएफ डाउनलोड करके उनको कंपाइल कर लो. इसके अलावा आप खुद के नोट्स बना सकते हो वीडियो देखते पीडीएफ से. ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना तो यू कैन रेफर टू आर फेज़ 2 कम फेज़ 1 करंट अफेयर मैगजीन संपूर्णा, या फिर अगर आप पीआईबी के लिए पढ़ना तो यू कैन रेफर टू पीआईबी सूत्रा. वहाँ से आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगा एक जगह पे, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, उससे फिर आप लर्न कर सकते हो. ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, इट इज़ ऑन द ईयर एंड रिव्यू ऑफ फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसके अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट. इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी होता है और बाकी डिपार्टमेंट्स भी होते हैं अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. दिस इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट. ठीक है, DPIIT. Now, so what happens in December month? Each ministries do their own year-end review. For example, DPIIT will tell कि उन्होंने इस साल के अंदर जिनकी फ्लैगशिप स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, और जो हमारी जितनी भी हमारी इसकी स्कीम्स हैं विच इज अंडर DPIIT, उसके बारे में बताएगा वो कि हमने ये किया है, यहाँ पे इतना प्रोग्रेस अचीव किया है और ये हमारा टारगेट है. सो this news of PIB year-end review, you go to this link, you will find कि जितनी भी स्कीम्स हैं उन पे क्या प्रोग्रेस है, उन पर डेटा क्या है. बट जो ये डेटा है ना, इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द RBI गेट बी एग्जाम, बिकॉज अभी एग्जाम काफ़ी टाइम है. तो जो डेटा गिवन है आपको याद अभी नहीं करना है. कुछ डेटा याद वो कर सकते हो जो क्या है, कॉन्स्टेंट है, थोड़ा सा जो ज़्यादा चेंज नहीं होगा और इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो. वन मोर थिंग, सिंस यू ऑल नो कि जो विंटर सेशन है एडजॉर्न सिंडाई हो गया, मतलब कि एडजॉर्न हो गया विदाउट एनी फर्दर डेट. तो मतलब कि अब जो है थोड़ी न्यूज़ कम हो जाएगी पहले से. जो लास्ट 2 वीक्स गए थे उसके अंदर पार्लियामेंट्री सेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था. ठीक है, उसके अंदर कोई भी मिनिस्टर का रिप्लाई आता था तो वहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स को डिस्कस किया जाता था. बट अब वो नंबर कम हो गया है. तो अभी जो हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न भी थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि अब जो फ्लैगशिप स्कीम्स इनिशिएटिव्स है वो डेली लेवल पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहेंगे. वो आपको आज विजिबल होगा जब हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे. इसके अंदर लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. पोर्टल का नाम है पता होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट द फ्लैगशिप थिंग. ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी थे. अब आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे ना ये 5, थोड़े से आई वुड से मॉडरेट लेवल के दिखेंगे. नॉट, आई वुड नॉट से इजी, आई वुड नॉट से डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल के आपको क्वेश्चन दिखेंगे. ठीक है, सो ये चलेगा. बट फिर जब याद करो, जब बजट सेशन आएगा फिर से चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड में मूव करेंगी. सो जनवरी लगा लो, इवन जनवरी में भी काफ़ी इनिशिएटिव्स होंगे. बजट में क्या है कि इंटरिम बजट है, तो आई एम नॉट श्योर कि बहुत ज़्यादा नए इनिशिएटिव आने वाले हैं, बिकॉज इंटरिम बजट है. बट जो मोस्टली आने थे वो इस साल में आ चुके 2023 के अंदर. ठीक है, सो अब देखते हैं कि आज के जो ये 5 न्यूज़ हैं इनमें क्या क्या क्वेश्चन है. इससे पहले विल डिस्कस प्रीवियस डे के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दिस आर्टिकल. ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो
पहला हमारा पीएम कुसुम पे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 बोथ बी एंड सी, ठीक है, मतलब पहला गलत है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे कुसुम के कंपोनेंट्स हैं। सो कंपोनेंट ए बेसिकली कहता है कि आपको 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज्ड फार्म सोलर पावर लेके आना है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल पे कैपेसिटी शुड बी लेस देन 2 मेगावाट होगी। मतलब कि अगर किसी के फार्मर के पास बेरन लैंड है तो वो वहाँ पे 2 मेगावाट मैक्सिमम तक का सोलर कैपेसिटी बनवा सकता है, उसको आगे मार्केट में बेच सकता है डिस्कॉम्स को, ठीक है ना। डिस्कॉम्स को जब वो बेचेगा तो डिस्कॉम अगर जब वो खरीदेंगे उससे, तो जो डिस्कॉम वो खरीद रहे हैं, जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं फार्मर से, उसके अंदर उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये था कंपोनेंट ए का। तो कंपोनेंट बी एंड सी का नहीं था। तो पहले जो ये है ना प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव, इट वाज द पार्ट ऑफ योर कंपोनेंट ए, ठीक है, ये कंपोनेंट ए का पार्ट है। देन अगला है फॉर एग्रीकल्चरल फीडर सोलराइजेशन सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 1.05 CR पर मेगावाट इज प्रोवाइड। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एग्रीकल्चरल फीडर सोलरेशन क्या है? फीडर क्या होता है कि जो अब देखो क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल कि सबके घरों में जाके आप पैनल लगाओ। सो व्हाट हैपेंस इज, जहां से उनके घरों को इलेक्ट्रिसिटी जा रही है थ्रू फीडर, फीडर क्या करता है, डिफरेंट सोर्सेज को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है किसी एक सोर्स से। तो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ऑन द डिफरेंट सोर्सेज वी कैन टारगेट डायरेक्टली द फीडर। तो जो एग्रीकल्चर फीडर होंगे, जो फीडर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, अगर हम उसको सोलराइज कर दें, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 1.05 CR का पर मेगावाट का सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी ऑफ पीएम कुसुम स्कीम कैन ऑल्सो बी इंप्लीमेंटेड विदाउट स्टेट शेयर। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोथ बी एंड सी आर दी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंपोनेंट बी क्या है? कंपोनेंट बी आई थिंक इज अबाउट हैविंग स्टैंड अलोन सोलर पंप्स, स्टैंड अलोन सोलर पंप्स। सो कंपोनेंट ए बात करता है कि जो फार्मर के पास बेरन लैंड है उसको यूटिलाइज करके सोलर कैपेसिटी बनाए और उसको मार्केट में बेच डिस्कॉम्स के थ्रू। कंपोनेंट बी बात करता है जो सोलर पंप्स, सोलर पंप में क्या होगा, जो हमारे वाटर पंप होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसकी जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी से नहीं सोलर से ली जा रही है बेसिकली। सो वो हो गया हमारा क्या, सोलर सेकंड कंपोनेंट को स्टैंड अलोन सोलर पंप्स। कंपोनेंट सी है कंपोनेंट सी है हमारा दिस थिंग फीडर वाला पार्ट, ठीक है ना, फीडर वाला पार्ट है कंपोनेंट सी। अगर आप स्टैंड अलोन नहीं कर पा रहे हो तो आप फीडर को ही सोलराइज कर दो, ये हमारा कंपोनेंट सी, ठीक है। तो देयर 3 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट ए मैंने बताया कि जहां पे डिसेंट्रलाइज्ड फार्म पे सोलर कैपेसिटी बनो और उसको मार्केट में भेजो। कंपोनेंट बी इज अबाउट स्टैंड अलोन सोलर पंप्स, कंपोनेंट सी इज अबाउट द फीडर लेवल सोलराइजेशन। तो व्हेन यू विल रीड आवर डॉक्यूमेंट, आपको खाली ये चीज नहीं मिलेगी, इसके टारगेट पता लगे कंपोनेंट बी में कितना टारगेट, कंपोनेंट सी में कितना टारगेट, अपार्ट फ्रॉम दैट कितनी कंपोनेंट बी के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, क्या क्या इफ्स एंड बट्स है इन द स्कीम। सो फॉर द क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट था नॉलेज। इसके अलावा फॉर मोर नॉलेज यू कैन रेफर टू द मैगजीन। और अगर आपने मैगजीन नहीं भी रेफर की तो मैंने कल जो पीआईबी लिंक दिया था, अगर आप वो भी खोलता आपको सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती। थोड़ा रीड करना पड़ता, खुद से मेहनत करनी पड़ी, दैट इज समथिंग एल्स, बट वो करना पड़ता है क्योंकि टफ क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा IMF का आर्टिकल 4 पे कंसल्टेशन हुआ है। सो व्हाट हैपेंस इज अंडर IMF चार्टर आर्टिकल 4 IMF हैज टू मीट with the countries at bilateral level पे every year, and every year they discuss a lot of things. So the outcome of the discussions is this thing कि इंडिया का जो जनरल गवर्नमेंट डेट है जिसके अंदर सेंटर प्लस स्टेट दोनों की डेट की बात की जा रही है, ये 100% ऑफ GDP रेशियो हो सकता है अगर एडवर्स शॉक्स होते हैं बाय फाइनेंशियल 2028। सो दिस इज नॉट सच अ बैड फिगर। आप जापान, USA, चाइना कंपेयर करोगे, वहाँ डेट टू GDP 100% से ज़्यादा है, मतलब कि GDP से ज़्यादा आपका डेट है।
ठीक है, बट इंडिया में ये इतना नहीं है। अगर हम मानते हैं कि अगर एडवर्स शॉक्स भी मिलते हैं तो बाय 2028 हमारा 100% ही होगा। सो दिस इज नॉट अ बैड न्यूज़ एट ऑल, ठीक है ना। पीपल से कि डेट क्या डेट जरूरी है? नो, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ डिबेट होना चाहिए कि डेट लेना जरूरी है, नहीं। डेट इज गुड इफ इट इज सस्टेनेबल। अगर आप 5% का डेट लेके 10% की ग्रोथ लेके आ रहे हो तो 5% तो आप कमा रहे हो। अगर इवन आप 5% का डेट लेके आके 6% की ग्रोथ ले तो भी आप 1% तो कमा ही रहे हो ना। अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी से उधार लेती है लेट्स से 7% पे नॉमिनल पे, हमेशा याद करो इंटरेस्ट नॉमिनल पे होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने लिया लोन, डेट लिया है, अब उसको जब रीसर्विस करना है, लेट्स से इंडियन की जो ग्रोथ है कंट्री की, इफ इट इज लाइक अराउंड 9%, 10%, नॉमिनल की बात कर रहा हूं, देन उन पे जो एक्स्ट्रा 3% है इट इज देयर अर्निंग। सो अगर वो अनसस्टेनेबल डेट है, मतलब गवर्नमेंट की उतनी क्या कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही है एंड स्टिल दे हैव टू पे द इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है कंपाउंड होके, तो वो और इशू क्रिएट हो जाता है। डेट जो है ले सकते हो बट सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल से मेरा मतलब ये, एक तो मैक्सिमम वो हो चाहे तो डोमेस्टिक सोर्स से ही होना चाहिए, फॉरेन सोर्स से भी आप ले सकते हो डेट, बट मिनिमम होना चाहिए। तो इंडिया में यही होता है, जो हमारा डेट है वो डोमेस्टिक यानी रुपी के अंदर ज़्यादा है एंड डॉलर्स के अंदर बहुत ही कम है। डोमेस्टिक में क्यों होता है? बिकॉज इंडिया में बहुत अच्छा रिसोर्स है डेट का, इट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट देती है, ठीक है। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है, जनरल गवर्नमेंट डेट इन इंडिया इज ओवरवेलमिंगली रुपी डिनोमिनेटेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ी फैक्चुअल है, अगेन क्लियर डेटा है। इट इज सेइंग कि जनरल गवर्नमेंट डेट स्टेट एंड सेंटर का डिक्लाइन हुआ है 88% से 81% इन 2022-23, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, तो आंसर है ऑल ए बी एंड सी। ना वो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो हमारी FRBM है, जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट है, उसके अंदर गवर्नमेंट को बोथ सेंटर को एंड स्टेट को कितना % डेट लेके आना है, क्या 40-20 या 40% 20% है, 20% सेंटर का है 20% स्टेट का। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या क्या टारगेट है, ठीक है। सो अगला है हमारा ये पीपीपी पे, ठीक है। इस पे आंसर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो हमें पता है अजय बांका, श्री अजय बांका इंडिया में आए हुए हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो ही हैज कम टू इंडिया ऑन अ विजिट। तो मैंने कल हिंट भी दिया था कि कोई इंडिया में आया हुआ है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैव लॉन्च्ड पीपीपी ई कोर्स बेसिकली। सो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इसके बाद इसके पढ़ने के अलावा आप एक बार पीपीपी के बारे में भी गूगल करके चीज़ें पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली है क्या इंडिया में पीपीपी, क्या इसका एवोल्यूशन रहा, इसके रेलेवेंस क्या इंडियन टर्म्स में, आप ये भी रीड कर सकते हो, ठीक है। अगला हमारा जन आरोग्य योजना। सो पीएम जन आरोग्य योजना इज लाइक इंश्योरेंस कवर। सो देखो, एक होता है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर एक कंपोनेंट है हमारा पीएम जन आरोग्य योजना। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स है दीज आर योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो बनाने हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर के लिए। इसके अलावा जो हमारे क्या कहते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये हो गया, एंड जन आरोग्य योजना हो गया। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है। तो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत, ठीक है। तो पीएम जन आरोग्य योजना के अंदर इंश्योरेंस की बात की जाती है। अब इंश्योरेंस कितने का है? 5 लाख का है। ये आई थिंक सबको पता ही होगा, पर फैमिली है, पर ईयर है, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो हियर इज अ ट्विस्ट, आई थिंक द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा बोथ बी एंड सी। सो ये आंसर नहीं है इसका, ये गलती से मार्क हो गया, बिकॉज यहाँ पे बात की है प्राइमरी एंड सेकेंडरी की। मैंने बोला कि प्राइमरी जो हमारी केयर है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रख रहे हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का ख्याल रखेगा हमारा जन आरोग्य योजना का कंपोनेंट इंश्योरेंस वाला। तो यहाँ पहली स्टेटमेंट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी जगह आ जाएगा सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट। सेकेंड है हमारा कि सारी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस इलनेस कवर्ड होती है स्कीम के अंदर। तो आप एग्जाम में ऑल देख के मे बी इसको इनकरेक्ट मान लो, बट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड है पीएम जन आरोग्य योजना से एंटाइटलमेंट बेस्ड मिशन, देयर इज नो एनरोलमेंट प्रोसेस। सो अगर आप सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंगली एंटाइटल्ड हो तो आपका कोई एनरोलमेंट नहीं होगा, यू आर जस्ट एंटाइटल्ड। आपको एनरोलमेंट नहीं करवाना पड़ेगा, यू आर जस्ट एलिजिबल ऑटोमेटिकली। अगर आप SECC के अंदर डिप्राइव्ड हो तो उसका अलग क्वेश्चन बन सकता है क्या क्या डेप्रीवेशन क्राइटेरियाज है,
व्हाट आर D1 to D7, रूरल एरियाज के लिए क्या है, अर्बन एरियाज के लिए क्या है. So this is a separate thing. When we will explain you PM Jan Arogya Yojana in detail, then only we will tell those things. Otherwise आप संपूर्ण है PIB से रेफर करके पढ़ सकते हो. बट इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा होगा बोथ B and C. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. तो बट ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है, लिख लेता हूँ मैं एक बारी सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है, the question, India ranks as the world third largest consumer of energy. फैक्चुअल था, आप PIB लिंक खोलते आपको पता लग जाता. अब ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से बनी, क्योंकि कोल के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ में था कि इंडिया कितना कोल ब्लेंड कर रहा है. दैट वाज इन द न्यूज़. एग्जैक्ट न्यूज़ क्या थी आई डोंट रिमेंबर, बट इट वाज एडिंग सम कोल के लिए थी. तो उसमें बात की गई थी कि इंडिया जो है अभी वर्ल्ड का कौन से नंबर पे एनर्जी कंजम्पशन में है. सो इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंजम्पशन अक्रॉस द वर्ल्ड. इट इज नॉट सेकेंड, नॉट फर्स्ट, थर्ड. तो हम स्टार्ट करते हैं ईयर एंड रिव्यू DPIIT, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. सो बेसिकली DPIIT के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. PLI स्कीम आपने सुनी होगी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम. अब इंपॉर्टेंट क्यों है, एक एक करके बात करेंगे हर चीज़ की. PLI स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जो आपको इंसेंटिव मिल रहा है ना, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पे मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है. तो आप जितनी ग्रोथ करोगे आपको उतना ही इंसेंटिव मिलेगा. सो इंडस्ट्रीज विल बी मोर इंसेंटिवाइज टू ग्रो. ठीक है, प्लस अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में आ रही है वो भी एलिजिबल होंगी PLI के अंदर. ठीक है, तो FDI भी यहाँ से बढ़ेगा. प्लस इसका इफेक्ट, कुछ रिसेंट एग्जांपल मैं दूं तो इंडिया ने फार्मास्यूटिकल्स में, हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API चाइना से इंपोर्ट करते थे. ठीक है, अब हम काफ़ी हद तक ये लोकली सप्लाइड यूनिट से ले रहे हैं APIs. इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में भी हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं, है ना. इन द PLI स्कीम हमने काफ़ी इंपोर्ट कम कर दिया. आई थिंक इन टेलीकॉम सेक्टर हमारा 60% जो है अब इंडियनाइज्ड हो गया है. लाइक एंटीना, फाइबर नेटवर्क, जो भी टेलीकॉम में यूनिट्स लग रही है हार्डवेयर की, वो हमने क्या है लोकली सोर्स कर ली है. तो इसका इफेक्ट बहुत सारे सेक्टर्स में दिख रहा है PLI का. सो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर सेल्फ रिलायंस हो रही है. ठीक है, नॉट सेल्फ सफिशिएंसी. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी. वो हम आगे बात करेंगे. लाइक आत्मनिर्भर भारत ये बात नहीं करता है कि आप बाकी कंट्री से ट्रेड बंद कर दो, वो क्लोज इकोनॉमी की बात नहीं करता है. वो ये कहता है कि जो आपकी सप्लाई चेन्स है ना, ये आप ऐसे डिज़ाइन करो कि इसे मैक्सिमम आप खुद के प्रोडक्ट्स पे रिलाई करो. मतलब खुद के, अगर आपकी कंट्री में रॉ मटेरियल है तो जस्ट प्रोड्यूस इट फ्रॉम देयर. अगर आपकी कंट्री में वो नहीं है तो आप बाकी जगह से भी अगर प्रोक्योर कर रहे हो तो उसको इस तरीके से करो कि अगर कुछ इश्यूज होता है, कुछ क्राइसिस होता है, कोई वॉर होता है, तो आपकी सप्लाई चेन पे इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, सो दिस इज दी सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत. इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी पहले का रिजीम जो होता था कि जहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की जाती थी. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये. ठीक है, इट इज़ नॉट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. ठीक, हाँ, अगर हम इंडियन इकोनॉमी में इंडियन इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, फॉरेन से प्लेयर्स को इंडिया में बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. बट इट इज़ नॉट कि हम इंपोर्ट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. वी आर गिविंग इंसेंटिव जस्ट फॉर द कंपनीज टू प्रोड्यूस मोर. ठीक है, तो आउटले कितना है आपको पता ही है, और कितने सेक्टर में है. 14 की सेक्टर्स में है. फार्मास्यूटिकल्स में है, वाइट कैपिटल गुड्स में है, ये ड्रोन्स के अंदर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर है ये, और आई थिंक टेक्सटाइल में भी है, IT हार्डवेयर में भी है. उस पर क्वेश्चन भी मैंने दिया है अभी इसी PDF के अंदर. तो बहुत सारे एरियाज में है ये. ठीक है, तो दिस वॉज द PLI. ये इसका अगर आप खुद से सर्च करोगे तो वहाँ पर न्यूज़ मिल जाएगी, इस सेक्टर के अंदर ये प्रोग्रेस हुआ है, इतने का लोन डिस्पर्स्ड हो गया. बट आई एम टेलिंग यू ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द RBI गेट भी. चलो कुछ आप भी गया ना डेटा, तो बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं रहेगा, तो वो मेक एंड ब्रेक नहीं है. तो जो ये डेटा यहाँ पे गिवन होगा ना कि इतना प्रोग्रेस हो गया है, इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, आप वो डेटा मत करो. अगर आपका एग्जाम RBI गेट भी है, कोई और एग्जाम टारगेट करो, जैन में है या फेब में है, तो आप जरूर वो डेटा देख सकते हो. बट फॉर RBI गेट भी आई डू नॉट सजेस्ट कि इसका प्रोग्रेस कितना हो गया वो आपको अभी याद करने की जरूरत है. ठीक है, और क्या क्या फायदे हैं देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है. ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनाएंगे,
तो वन थिंग इज हियर कि जो PLI के अंदर हम इंसेंटिव दे रहे हैं ना, वो उन एरियाज में दे रहे हैं जो क्या है, इनोवेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रोन्स में दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल EV बैटरीज में दे रहे हैं, इट इज़ एन इनोवेटिव एरिया। उससे क्या होगा, इंडिया के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ेगा, पीपल विल डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गिविंग इंसेंटिव्स पीपल इन्वेस्ट इन इंडिया, नो डाउट। देन इंश्योर एफिशिएंसीज, ठीक है। क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हेन यू प्रोड्यूस मोर ना, व्हाट हैपेंस, योर कॉस्ट गोज डाउन। व्हेन योर कॉस्ट गोज डाउन, सो जब एडिशनल प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो आपको जो पहले कॉस्ट लग रही थी टोटल, वो अब उतनी नहीं लगेगी, उससे थोड़ी कम लगेगी। पर प्रोडक्ट की बात करो, पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती रहेगी इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। सो अगर हम इंसेंटिव देंगे तो दीज इंडस्ट्रीज विल प्रोड्यूस मोर एंड दे कैन रीच द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। एनहांस एक्सपोर्ट्स, मेक इंडियन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। नाउ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, सो इट वाज लॉन्च इन 2016। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करना, उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना, उनको फंड देना, फंड के अलावा उनको मॉनिटर करना, कोई और हेल्प है, इंक्यूबेटर दिलवाना, फंडिंग तो है ही, उसके अलावा उनको एक्सपोर्ट्स में हेल्प करवाना, स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू सेल करना, ठीक है। ये सारा किसके अंदर हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हो रहा है। सो क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, देयर आर 3 फंड्स अंडर दिस, एक है फंड फॉर फंड्स, एक है सीड इंडिया फंड, एक है हमारा क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को जो लोन दे रहा है बैंक्स, उस पर क्या हो, उस क्रेडिट पे गारंटी मिले, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा हम क्या है, फंड फॉर फंड। फंड फॉर फंड बेसिकली होगा कि जो एग्जिस्टिंग AIFs है, जो बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट होगा, ये सब AIF ही होता है ना। VC फंड इज व्हाट, काइंड ऑफ एन AIF फंड। इनमें गवर्नमेंट के इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट करे, ठीक है। इज इज फंड फॉर फंड्स। अदरवाइज सीड इंडिया फंड, कोई अगर स्टार्टअप सीड लेवल पे है, जिसको टेस्टिंग के लिए पैसा चाहिए, आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा चाहिए, दे कैन गो फॉर सीड इंडिया फंड। इसके अलावा इंक्यूबेशन की फैसिलिटी, ये सब, ठीक है। तो व्हेन यू विल सी दिस आर्टिकल, अब गाँव दिया है कितने स्टार्टअप इस साल रिकॉग्नाइज हुए हैं, ठीक है। अब स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है, यू कैन सी कि 10 साल से कम होना चाहिए एग्जिस्टिंग को आए हुए उन्हें, ओनली देन दे विल बी कॉल्ड एज स्टार्टअप। एंड टर्नओवर का भी कुछ लिमिट होता है। सो आप गूगल करना, या फिर मैं काम करूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर DPIIT का क्वेश्चन ले आऊँगा कि स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एक पैरामीटर तो ये है ये कि 10 साल तक का उसका टर्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जब वो बना स्टार्टअप उससे लेके अभी तक का टाइम, ठीक है। दिस इज अबाउट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। सो द मोटो इज ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स रेदर देन जॉब सीकर्स। तो जब कभी भी ऐसे आता है ना, तो ऐसी जो लाइंस है ना, ये आप अगर आप खुद से इनको रट के नहीं जाओगे ना, तो एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। यू विल लाइक थिंक एंड देन राइट। ऐसा होना चाहिए कि आपको ऐसे सामने ऐसे दिखे, जस्ट कीप ऑन राइटिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके पेपर पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो यू कैन जस्ट ऑलवेज जोट डाउन सच स्टेटमेंट्स, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ठीक है। लाइक टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फॉर अ कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स रेदर देन जॉब सीकर्स, ठीक है। जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं। नाउ ONDC, सो ये क्वेश्चन है ONDC पे, ठीक है। इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ये मैं पहले भी पूछ चुका हूं। ONDC डायरेक्टली ऑन बोर्ड द सेलर्स। ONDC इज अ प्लेटफॉर्म दैट लिंक्स बायर्स एंड सेलर्स। ONDC डू नॉट हैव central system that monitors all transaction. ONDC is a section 8 company. So both C and D are correct, but both A and B are incorrect. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 5, both C and D. So ONDC क्या है? ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, मतलब कोई ऐप नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कोई एंड्रॉयड ऐप है, कोई iOS की ऐप है, नहीं। ये बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिसको आप यूज करके एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, जिसपे आप बायर एंड सेलर को कनेक्ट कर सकते हो, बायर एंड सेलर को, और बाकी जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स है, लाइक डिलीवरी पार्टनर्स, स्टोरेज पार्टनर्स हो गए, हमारे पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए जो पार्टनर्स हो गए, इन सबको आप कंबाइन कर सकते हो यूजिंग द टेक्नोलॉजी अवेलेबल ऑन द ONDC। इट इज एन ओपन नेटवर्क, मतलब कोई अगर एक कंपनी सेम टेक्नोलॉजी से ONDC से प्लेटफॉर्म बना रही है, और दूसरी कंपनी अगर
ONDC का टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्लेटफॉर्म बना रही, तो वो दोनों कंपनी आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगी, क्योंकि वो सेम टेक्नोलॉजी से अपना प्लेटफॉर्म बना रही हैं। तो वो बेसिकली क्या ओपन सोर्स है, आपको खुद से मेहनत करने की बात नहीं है, आपको ONDC टेक्नोलॉजी दे रहा है, आपको वो यूज़ करके एक ऐप बनानी है, कोई और कंपनी उसको यूज़ करके ऐप बनाएगी एंड आपस में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हो, आपको सामने अगर पेटीएम का UPI दिखता है, QR कोड दिखता है, तो आप उसको फोन पे के से भी कर सकते हो, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज दोनों ने क्या कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया UPI को। ठीक है, ऐसी ONDC है बेसिकली। जब ये ओपन सोर्स हो जाएगा तो उसका फायदे क्या है, आपके पास मल्टीपल सेलर्स हैं देखने को एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, सेलर्स के पास बहुत सारा बायर्स का रेंज है अलग अलग जगह से। ठीक है, सो इट विल हेल्प इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दिस ई-कॉमर्स इकोसिस्टम। अभी क्या है, Amazon के हाथ में सब कुछ है, Amazon की टेक्नोलॉजी है, Amazon की रिटर्न पॉलिसी है, Amazon के सब कुछ है। बायर वहां पे क्या Amazon क्या पॉलिसी लगा के वहां पे सबसे पहले किसको शो कर रहा है, किसको बाद में शो कर रहा है, ये सब क्या है, इट इज बेसिकली मोनोपोलाइजेशन द मार्केट। आप मार्केट को मोनोपोली क्रिएट किया, डुओपोली। Amazon फ्लिपकार्ट ले लो, आप पता होना चाहिए कंपनी लाइक मिंत्रा आर ओन्ड बाय फ्लिपकार्ट। सो काफी छोटी कंपनीज अल्टीमेटली ओन्ड बाय दिस बिग फिशेस। ठीक है, सो हम नहीं चाहते कि यार देखो कि वी आर नॉट सेइंग कि दे आर बैड, वहां पे इश्यूज है। सो इवन मैनी सच बिग इकोसिस्टम्स आर कमिंग ऑन द ONDC प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम हैज आल्सो जॉइंड द ONDC प्लेटफॉर्म। तो आप क्या कर सकते हो, पेटीएम की ऐप खोल के आपको वहां पे ONDC का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको खोल के भी वहां पे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या खरीद सकते हो आप। ठीक है, आई थिंक इवन यू कैन ऑर्डर फूड फ्रॉम ONDC नाउ। ठीक है, सो एज ए टोल्ड यू कि ONDC कोई ऐप नहीं है, पेटीएम अपने सिस्टम में ONDC की टेक्नोलॉजी लेके आ गया और उसके अंदर प्रोडक्ट शो कर रहे हैं उसको। ठीक है, सो दिस इज इट। सो यहां पे बहुत C&D आंसर है। नाउ ODOP एंड मेक इन इंडिया 2.0। ODOP हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं एक टॉपिक ऑफ द डे में प्रीवियसली बेसिकली। सो ODOP क्या है, ये एक अप्रोच है कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट पकड़ें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्कीम PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग फॉर्मलाइजेशन बेसिकली। सो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, इसके अंदर कहा गया है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वन ODOP अप्रोच इंप्लीमेंट की गई है, मतलब कि सिर्फ उन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव मिलेगा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वो उस प्रोडक्ट से, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से फूड को प्रोसेस करवा रहे हैं। सो ODOP इज एन अप्रोच। ठीक है, इसके अंदर हम आपको इवन देयर इज एन अदर स्कीम कॉल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन बेसिकली फॉर द ODOP प्रोडक्ट्स। सो जितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सबके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हमें एक प्रोडक्ट असाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर बॉडीज, दे हैव असाइन्ड अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट्स के लिए भी प्रमोट करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिटी मॉल बने हैं बेसिकली, यूनिटी मॉल, इसके अंदर आप ODOP प्रोडक्ट्स उस डिस्ट्रिक्ट के प्लस GI टैग प्रोडक्ट्स प्लस आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को लेके आके उस मॉल में बेच सकते हो। तो इसके लिए क्या क्या आउटले किया है, इसी साल इसी बजट में आया तो 5,000 करोड़ का आउटले किया गया है। ठीक है, इसके अंदर भी मैं इसको यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसके अंदर भी ODOP के प्रोडक्ट हैं बिक रहे हैं जो इस मॉल के अंदर, यूनिटी मॉल के अंदर। नाम भी इसका यूनिटी मॉल है, मतलब इसमें ODOP के प्रोडक्ट्स भी हैं, बाकी GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, इनको सेटअप करना है हमें। ठीक है, अब रीजन क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। सो रीजन एक तो ये है कि आपको क्या है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट की ना स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इवन वीकनेस देख रहे हैं। तो जो अगर डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ है, अगर वो प्रोडक्ट्स अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो खुद सोचो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। ऑफकोर्स कम होगी, ऑफकोर्स क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट उस प्रोडक्ट के पीछे है, क्वालिटी भी अच्छी है, कॉस्ट भी कम है, तो मार्केट में एक्सेप्टेंस क्या ऑफकोर्स अच्छा होगा। ठीक है, सो ODOP इज एन अप्रोच, इट इज नॉट एन स्कीम। रिमेंबर वन थिंग, ODOP इज नॉट एन स्कीम, इट इज एन अप्रोच जो डिफरेंट स्कीम्स में यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक मैंने PMMFE की बात करी। ठीक है, जिसके अंदर हम फूड प्रोसेसिंग के अंदर फॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं एंटरप्राइजेस का। ठीक है, उसके अंदर भी हम ODOP अप्रोच के तहत जो
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कंपनीज काम कर रही है उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। नाउ मेक इन इंडिया 2.0, अब रीड कर सकते हो कितने सेक्टर इसके अंदर है। पर्पस है इसकी प्रोडक्ट्स इंडिया में मैक्सिमम बने। तो कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स। क्लास 1 लोकल सप्लायर्स वो होंगे जिनका लोकल कंटेंट 50% से ज़्यादा है। क्लास 2 लोकल सप्लायर वो होंगे जिनका 20% से ज़्यादा है बस 50 से कम है। नॉन वो होंगे जिन पे 20% से कम है। ये 3 कैटेगराइजेशन की गई है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कोई भी हम 200 करोड़ से कम का कोई अगर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है उसको हम फॉरेन से नहीं लेंगे, उसको इंडिया से ही सोर्स करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2.0, आप इसको रीड कर सकते हो, है ना। बेसिकली क्या है कि जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको मार्केट में लेके उनको इंसेंटिवाइज करो बेसिकली। सो एक मेथड क्या है कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रही है, लाइक गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के अंदर भी, तो लोकली सोर्स प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो जितने भी MSMEs स्टार्टअप्स हैं इनको डायरेक्टली एक मार्केट और एक सप्लायर और डिमांड बेसिकली मिल रहा है, ठीक है ना, डिमांड मिल रही है गवर्नमेंट की। Now there are many other initiatives of the DPIIT, ease of doing business। बेसिकली क्या है, कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस कर रहे हैं। तो एक बिल आया था जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन बिल 2023, इसका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो जन विश्वास में क्या किया कि काफ़ी सारे एक्ट्स के अंदर ना क्रिमिनल जो ऑफेंसेस थे वो क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, तो इनको डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया ताकि जो है थोड़ा हमारा क्या हो, स्ट्रिक्टनेस कम हो जाए, बर्डन कंप्लायंस का बर्डन कम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा बात की कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसके अंदर किसी भी अगर कंपनी का रजिस्टर करना है, कुछ करना है, तो दे कैन जस्ट यूज अ सिंगल पोर्टल, ताकि उनको मल्टीपल मिनिस्ट्रीज में जाके रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े। खुद सोचो, लेट्स से कोई कंपनी है, उसको अगर कोई कंपनी लेट्स से कि आई वुड से एक हॉस्पिटल बना रही है, तो इनको हेल्थ मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। हॉस्पिटल उनको पानी भी चाहिए होगा, जल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको क्लीनिंग भी करवानी है, उनको लोकल जो उनकी MCD होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वेस्ट जो है यहाँ पे बायो वेस्ट भी जा रहा है, उनको अगर लैंड पे जहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ पे उनको लैंड की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। सो डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिफरेंट बॉडी से परमिशन लेने के जब वो जाएंगे तो उनको अपनी कंपनी के बारे में बार बार एक एक को बताना पड़ेगा, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल ये है, इतने साइज़ का है, ये चीज़ें होने वाली है। इससे बेटर है सबको एक एक करके बताने की जगह सबको एक जगह पे लेके आओ और हॉस्पिटल अपनी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक ही जगह रख दे एंड उसके अकॉर्डिंग उसको परमिशन मिल जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसको बार बार हर जगह नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए काम आसान हो जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब यही होता है, ठीक है। देन PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इज देयर। बेसिकली ये क्या है, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू इंप्रूव द लॉजिस्टिक्स, ठीक है। PM गति शक्ति, ठीक है। रोड नेटवर्क हो गया हमारा, पोर्ट्स हो गए, सबकी बात करता है PM गति शक्ति। इसके अंदर हमारे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ वो आ जाता है, एम्पावर्ड ग्रुप की बात हो जाती है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बात होती है। सो इनमें वो डिफरेंस पता होना चाहिए एम्पावर्ड ग्रुप में, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में, ठीक है। उसके अलावा अभी एक रिपोर्ट बाहर आई है लीड्स, ठीक है ना, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस। इसके अंदर बेसिकली क्या है, स्टेट्स की रैंकिंग की गई है बेस्ड ऑन द लॉजिस्टिक्स ईज, ठीक है। क्या क्या पैरामीटर्स लिए गए हैं स्टेट्स के परफॉर्मेंस असेस करने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, इसके अंदर बात की गई है कि आपको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है। सो दिस बोथ, इवन ऑल दीज थ्री, नॉट दिस थिंग, ऑल दीज थ्री आर कवर्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे डिस्कस किया गया था इसको। सो जहाँ पे मैंने लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात की गई है, लीड्स की बात भी की गई है, इस पर क्वेश्चन भी करवाया था, वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज़ में ये मिल जाएगा। तो अगर आप हमें फॉलो करते आ रहे हो तो आपको डिटेल में मिल जाएगा लीड्स एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में, ठीक है। उसके अलावा हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम, ठीक है, सारे DPIIT के इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा और भी इनिशिएटिव्स हैं DPIIT के जो इनके PIB में मेंशन है। तो देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, सबके प्रोज एंड कॉन्स बताऊँ, क्यों कर रहे हैं, टाइम इतना नहीं है।
इतना सारा एक बारी में देना ना डिफिकल्ट भी हो जाता है। मैंने आपको ईज ऑफ डूइंग के बारे में बताया, इससे पहले मैंने कई चीज़ें बताई, कुसुम बताई इनिशियली, तो कन्फ्यूजन होती है, एक सारा इतना बोमार्ड होता है। तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे आगे हम बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज जो यहाँ पे लिमिटेशन होती है हमारी संपूर्णा के थ्रू फुलफिल हो जाती है, ठीक है। सो उसको जरूर रेफर करना, ज़्यादा महंगी नहीं है। जो हमारा PIB सूत्र है जो वो हमारा 100 रुपीज़ में मिल जाता है मार्केट में। यहाँ हमारे वेबसाइट पे बेसिकली आपको 100 रुपीज़ में मिल जाता है, तो आप वहाँ से उसको खरीद सकते हो, ठीक है। इसके अलावा IPS ट्रेंडिंग पे काम किया गया, ठीक है। IPS ट्रेंडिंग के अंदर हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक है आप देख सकते हो। ये भी DPIIT का काम होता है, ठीक है। IPR ट्रेंडिंग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, ठीक है। नाउ अ पोर्टल हैज बीन इन न्यूज, इट इज रिगार्डिंग बेसिकली जितने हमारे कंज्यूमर कमीशन है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। अभी लॉन्च किया तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। सेकेंड है हमारा गुड गवर्नेंस डे हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हम कब हमें गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, ठीक है। तो इस पे IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे बेसिकली क्या है, नए फीचर्स ऐड हुए हैं। सो इनमें से कौन सा फीचर ऐड नहीं हुआ है, तो नहीं पूछा है मैंने, आपको ये ध्यान रखते इसको आंसर करना है। अगेन ये आपको डायरेक्टली PIB से मिल जाएगा, ठीक है। देन PM विश्वकर्मा, हम ऑलरेडी वन ऑफ द लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं PIB इनसाइट्स के। PM विश्वकर्मा के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। आपको बताना है कि विश्वकर्मा डे कब आता है, विश्वकर्मा डे कब आता है कमेंट सेक्शन में, विश्वकर्मा डे कब आता है एंड गुड गवर्नेंस डे कब आता है, आपको ये बताना है दोनों, ठीक है। यहाँ पे अगेन काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, को टफ है इनको याद करना। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है हमारा रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट ने कुछ आउटले रखा था इस ठीक है, ठीक है, 2022-23 के अंदर रखा था। 2022-23 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम फॉर प्रमोटिंग पॉइंट ऑफ स्केल एट ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन यूजिंग रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन। बेसिकली क्या था, जो हमारे एक्वायरिंग बैंक थे इनको इस आउटले के अंदर जो पैसा है इसके अंदर इंसेंटिव दिया जाता था कि आप ट्राई करो जितनी ज़्यादा लो वैल्यू UPI ट्रांजेक्शन है इसको प्रमोट करवाओ, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो, इसके अलावा आप रुपे डेबिट कार्ड पे ज़्यादा फोकस करो। तो कितना आउटले आपको ये बताना है। आई थिंक ये थोड़ा पुराना डेटा है, तो 22-23 का, बट पेपर में था, न्यूज़ में था, पेपर तो मैंने डाल दिया। आप नहीं भी याद करोगे इसको चलेगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि वाई लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन आर इंपॉर्टेंट, उन पे पैसा क्यों लगाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। वाई पॉइंट ऑफ सेल इज इंपॉर्टेंट। POS मशीन आप देखते हो, अगर आप कहीं जाते हो, कार्ड स्वाइप की मशीन्स होती हैं आप डिफरेंट शॉप्स पे, वो POS मशीन होती है, आप डायरेक्टली उस पॉइंट पर जाके सेल हो रही है बेसिकली, ठीक है। सो इनको प्रमोट करवाना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है हमारा PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर, ठीक है। तो किस किस प्रोडक्ट्स पे ये अवेलेबल है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसके बाद हमारा ये PIB के लिंक्स है, आप खोलोगे फॉर एग्जाम्पल PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर, जब आप ये लिंक खोलोगे ना तो आपको खाली ये नहीं पता लगेगा, इसके अलावा इसके अंदर कितना आउटले है IT हार्डवेयर में, कितना इंसेंटिव दे रहे हैं, कितने एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट होगी, कितने एक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेशन होगा, सब कहाँ पे मिलेगा आपको, इस लिंक के अंदर मिल जाएगा। तो जब भी एक चीज़ें रीड करते हो ना, नॉट ओनली रीड फॉर द आंसर्स पर्पस, आप बाकी नॉलेज गेन करने के लिए भी रीड कर सकते हो। सो जस्ट गो एंड रीड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सबकी सब RBI के लिए। सो थैंक यू गाइज एंड कीप स्टडिंग।